सीएजी की रिपोर्ट आती है कि 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो और इससे पहले मोदी जी के भी समर्थन किए थे, गुजरात से मुख्यमंत्री बनवाए। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि भ्रष्टाचारियों का वो सपोर्ट करके उन्हें जिता करके फिर वो राजनीतिक में आए हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो रोल था वो रोल एक डॉक्टर का रोल था। आप ये बताएं कि प्रशांत किशोर जी ने अगर नीतीश कुमार जी की मदद की या नरेंद्र मोदी जी की उन्होंने मदद की, तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार में वो कैबिनेट मिनिस्टर बने? क्या उस सरकार में किसी आयोग के चेयरमैन बने? क्या उन्होंने कभी जो है ना सिक्योरिटी लिया? क्या उनका बंगला का इस्तेमाल किया? उसी तरीके से अगर आप देखेंगे बिहार में, तो बिहार में जब 2015 में नीतीश कुमार जी की सरकार बनी। जय हिंद साथियों, एमटीवी नेशनल में स्वागत है। मैं हूँ इस टाइम मोतिहारी जिला के अंतर्गत झिटकाही गांव में, और हमारे साथ है जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तारिक अनवर चंपारनी साहब। आज मैं इनसे ढाका विधानसभा के बारे में और प्रशांत किशोर की जो जनसुराज पार्टी है, मैं इस पर विशेष चर्चा आज इनसे करूंगा। सबसे पहले आपका एमटीवी नेशनल में स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय निकाल कर आए हमसे बात करने के लिए, बेहद शुक्रिया आपका। जैसा प्रशांत किशोर साहब बोलते हैं, हम बिहार में 243 रुपये चुनाव लड़ेंगे, और जब हमारी सरकार आएगी तो हर घर में रोजगार। और अभी फिलहाल में उन्होंने वादा किया था कि छठ बाद से कोई भी बिहारी को पलायन नहीं करना पड़ेगा। तो अभी उनका सरकार आएगा ही नहीं, तो आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं कि छठ बाद से कोई भी बिहारी को पलायन नहीं करना पड़े? ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में अब तक पलायन का जो मुद्दा था किसी भी पार्टी ने अब तक उठाया नहीं था, और नहीं उठाने के पीछे जो बड़ा कारण है, बड़ी वजह है, वो यह है कि बिहार को पलायन के दलदल में इन्हीं पार्टियों ने ढकेला था। और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन में कांग्रेस रही हो या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जदयू रही हो, इन लोगों ने ही बिहार को पलायन के दलदल में ढकेला था। तो पहली बार पलायन का जो मुद्दा बिहार में उठा वो प्रशांत किशोर जी ने उठाया, जनसुराज ने उठाया। तो जनसुराज के प्राइमरी मुद्दे में ये शामिल है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर जनसुराज की सरकार आती है तो बिहार में जो भी नौजवान युवक बाहर पलायन करके गए हैं उनको पलायन नहीं करना पड़ेगा। तो प्रशांत जी ये नहीं कहते हैं कि हमको वोट दो सिर्फ और पलायन जो है रुक जाएगा। वो ये कहते हैं कि अगर जनसुराज की सरकार आएगी तो इस छठ के बाद नौजवानों को पलायन करके बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और सिर्फ ऐसे ही नहीं कहते, हवा हवा में नहीं बोलते हैं, बल्कि उसके लिए पूरी रणनीति है। हम लोगों ने ये कहा है कि जितने भी नौजवान हैं उनको कम से कम 10 से 12 हजार रुपए के रोजी रोजगार की व्यवस्था उनके गांव के इलाके में, पंचायत में, प्रखंड में करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो नौजवान 15,000 20,000 रुपए के लिए पलायन करके, माइग्रेट करके पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, बंगलौर जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, असम जाते हैं, उनको अगर 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी अगर उनके घर पे, रोजगार की व्यवस्था अगर उनके घर पर हो जाएगी तो पलायन करके नहीं जाएंगे। तो पहला शर्त यह है कि जनसुराज की सरकार बननी चाहिए, और जनसुराज की सरकार तब बनेगी जब यहाँ के नौजवान, युवक, बिहार के नागरिक, बिहार के मतदाता जनसुराज को वोट करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर का जो इतिहास रहा है, 2020 में नीतीश लालू जी के साथ में महागठबंधन की सरकार बनवाई, और अभी 2024 खत्म होते होते सीएजी की रिपोर्ट आती है कि 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो और इससे पहले मोदी जी के भी समर्थन किए थे, गुजरात से मुख्यमंत्री बनवाए। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि भ्रष्टाचारियों का वो सपोर्ट करके उन्हें जिता करके फिर वो राजनीतिक में आए हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो रोल था वो रोल एक डॉक्टर का रोल था। आप ये बताएं कि प्रशांत किशोर जी ने अगर नीतीश कुमार जी की मदद की या नरेंद्र मोदी जी की उन्होंने मदद की, तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार में वो कैबिनेट मिनिस्टर बने? क्या उस सरकार में किसी आयोग के चेयरमैन बने? क्या उन्होंने कभी जो है ना सिक्योरिटी लिया? क्या उनका बंगला का इस्तेमाल किया? उसी तरीके से अगर आप देखेंगे बिहार में, तो बिहार में जब 2015 में नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तो चुनाव जिताने में उनका योगदान रहा, सरकार चलाने में उनका कोई योगदान नहीं रहा। अगर वो सरकार चलाते तो कैबिनेट मिनिस्टर बनते, यहाँ उप मुख्यमंत्री बनते, कुछ भी बनते। और पार्टी में भी शामिल हुए तो 3 साल के बाद शामिल हुए। उनको लगा कि भाई जिस व्यवस्था में हम चल रहे हैं उस व्यवस्था ठीक नहीं है, तो 2 ही साल के अंदर में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो किसी को मदद करके जिताना और जीतने वालों के साथ सरकार चलाना, दोनों में काफी फर्क है। तो एक व्यक्ति जो है, और प्रशांत किशोर की तो विद्वता इसी में रही है कि वो लोगों को चुनाव जिताते रहे, उनकी वो राजनीति को ही अपना जो है ना इस्तेमाल किया उन्होंने। लेकिन इस बिहार में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग
बालू माफिया है। बालू माफिया के बाद वो विधायक बन जा रहे हैं। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी डकैती किए हैं, चोरी किए हैं लोग, और बाद में राजनीति में आते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपहरण का काम किए हैं, स्मगलिंग किए हैं, हत्या किए हैं, अब जमीन का जो है ना माफिया रहे, ये सारे लोग राजनीति में आए हैं। तो जब इस तरह के लोग राजनीति में आकर उनका एक्सेप्टेंस हो जाता है, वो अपने आप को जो है ना बहुत साफ छवि के पेश कर देते हैं, तो एक व्यक्ति जिन्होंने राजनीति में ही अपने जीवन को पिछला 10 साल गुजारा है, वैसे व्यक्ति अगर राजनीति में आते हैं तो उन पर बहुत ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात यहाँ ये है कि मोदी के ऊपर, नीतीश के ऊपर आप बार बार एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो लोग भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब आपने उसको जिताने का काम किया, आपको वो नहीं दिखा था कि वो भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए कैंसर है वो लोग? देखिए, जब नीतीश कुमार जी की जब मदद प्रशांत किशोर जी ने की थी, उस टाइम में नीतीश कुमार जी के सामने कौन थे? नीतीश कुमार जी के सामने भारतीय जनता पार्टी थी। और भारतीय जनता पार्टी को के उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर चुके थे। महागठबंधन में रहते हुए उनको सपोर्ट किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रशांत किशोर जी ने काम किया था। तो इन्होंने देख लिया था कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र क्या है। तो सामने में नीतीश कुमार विकल्प के तौर पर थे। बिहार में नीतीश कुमार थे ना, और उस टाइम में जो नीतीश कुमार की छवि थी, वो एक बच्चा बच्चा जानता है कि उनकी सुशासन की छवि रही। और आज भी मैं ये बात को कह रहा हूं, और प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचारी नहीं है, चोर नहीं है, उनके ऊपर इस तरह का कोई भी आरोप नहीं लगा सकता है। उनके सर्किल में, उनके कैबिनेट के जो लोग हैं वो चोर है। तो उसका पर्दाफाश प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति को अगर किसी ने मदद किया, उसके गलत कामों पर अगर कोई पर्दा डाल रहा है, तब वो दोषी है। लेकिन वहां रहकर अगर समझ में आ जाए कि नहीं, फलाना आदमी जो है ना बेईमान है, चोर है, और उसके बारे में अगर जनता को बता रहे, तो ये तो ईमानदारी वाली बात है कि भाई जिस व्यवस्था में आप थे वहां लगा कि ये आदमी सही नहीं है, तो उसके बारे में आप जनता को बता रहे हैं, तो ये तो ईमानदारी वाली बात है ये। और अभी मैं आपके विधानसभा पे आता हूँ, ढाका विधानसभा पे। जैसे कि आपने अपना प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर एलवी प्रसाद को उतारा, क्यों यहाँ पे और पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके प्रत्याशी है इस बार के, और राजद से भी, एमआईएम से। तो ऐसा क्या लगा कि आप यहाँ अपने जन स्वराज के प्रत्याशी को उतारे? ये लोग इससे पहले काम नहीं किया ढाका विधानसभा में? देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव लड़ने आती है तो उसका अधिकार होता है, संवैधानिक अधिकार होता है कि वह चुनाव लड़े। और जनसुराज इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसने ये कहा था कि भाई हम 243 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए अगर जनसुराज अगर यहाँ चुनाव लड़ रही है तो इस पर किसी को सवाल करने की जरूरत नहीं है। सवाल उन लोगों से करने की जरूरत है कि जो 243 विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। जैसे एमआईएम है, एमआईएम तो 243 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन एमआईएम के लोग भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है, हम इस पर कोई सवाल करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो एमआईएम के प्रत्याशी हैं वो भी किसी वक्त में जनसुराज के साथ हुआ करते थे। किसी तरह की समस्या हुई होगी, कुछ ऐसी बातें हुई होगी, या उनको लगा होगा कि भाई जो एमआईएम उनके लिए ज्यादा बेहतर विकल्प है, तो एमआईएम के बैनर के तले आकर, उनके सिंबल के तहत आकर ये यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव लड़ना सभी पार्टियों का अधिकार है, सभी व्यक्ति का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, और कोई भी अगर चुनाव लड़े तो उस पर किसी भी तरीके की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये जनता को फैसला करना है कि वो जिताकर किसको भेजता है। और अभी जो आपका पैतृक निवास है, यहाँ से लेकर के पूर्व विधायक फैसल रहमान से गांव से होते हुए जो भंडार तक रास्ता जोड़ती है, वो अभी तक जर्जर है। आप क्या बोलेंगे? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जिस रोड की आप चर्चा कर रहे हैं, इस रोड का टेंडर लगभग 3 साल पहले हुआ था, और 3 साल पहले इसका काम हुआ। और कोई भी रोड जो बनता है ग्रामीण कार्य विभाग के जरिए, उसके 5 साल का मेंटेनेंस होता है। तो ये रोड अभी भी मेंटेनेंस में है, और मेंटेनेंस में होने के बावजूद जो इसकी हालत है वो आप अपने मीडिया और कैमरा के जरिए आप उसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर वर्तमान विधायक से ये सवाल होता है कि भाई आपके कार्यकाल में एक सड़क की इतनी खराब दुर्दशा है और वह मेंटेनेंस में, ऐसा क्यों है? वो ठेकेदार पर आप क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं? विभाग पर आप क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे? एक बात। दूसरी बात यह है कि लोगों को यह लगता है कि जो जीता हुआ विधायक है उसके पास ही शक्ति है। ऐसा नहीं है, उसके पास शक्ति तो है ही, लेकिन जो पूर्व विधायक भी होते हैं उनके पास भी बहुत शक्ति होती है। पूर्व विधायक जो होते हैं, आज भी अगर सर्किट हाउस जाए
तो उनको वहां प्रोटोकॉल मिलता है, आज भी उनको सिक्योरिटी मिलती है, आज भी उनको भत्ता मिलता है, आज भी उनको पेंशन मिलता है, आज भी विधानसभा में जाएंगे तो उनका पास होता है, सब कुछ होता है। उसी तरीके से अगर एक पूर्व विधायक है तो अपने लेटर पैड का इस्तेमाल करके अगर विभाग में जाए, मंत्रालय में जाए, सचिवालय में जाए और वहां अगर अपने इलाके की समस्या को रखे तो कंसीडर किया जाता है। लेकिन हमारे पूर्व विधायक के अंदर भी इच्छा शक्ति नहीं है। अगर इच्छा शक्ति होती तो अपने गांव की सड़क को के बारे में अपने लेटर पैड पर, पूर्व विधायक वाले लेटर पैड पर लिखते और मंत्रालय में जाते, सेक्रेटरी से मिलते और बोलते कि भाई हमारे गांव की सड़क की यह समस्या है, तो कंसीडर किया जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। तो ये तो जनप्रतिनिधि की विफलता है। ये आपके आपके जो प्रत्याशी है डॉक्टर एलवी प्रसाद, तो आप ढाका विधानसभा को, जो विजन है ढाका विधानसभा को आगे ले जाने के लिए, क्या विजन है आपका? क्या आपका जो कर्तव्य होगा ढाका विधानसभा के लिए कि आप यहाँ पे जो प्रत्याशी उतारे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी पहले से प्रत्याशी थे, जीते थे और काम भी कर रहे थे, तो आपका विजन क्या है यहाँ प्रत्याशी उतारने का? देखिए, हमारा जो विजन है वो पूरे बिहार के लिए है, सिर्फ एक पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी के लिए नहीं है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है, जो जिस व्यवस्था को हम लोग परिवर्तित करने की बात कर रहे हैं, उसका एक अंग ढाका भी है। ढाका से अगर एक विधायक हमारा जीत कर जाता है तो हम और मजबूत होंगे और मजबूती के साथ हम व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे। तो उसमें जाहिर सी बात है कि जो ढाका से प्रत्याशी हैं, यहाँ की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर अभी तक यहाँ के पूर्व विधायक ने या पहले के नेताओं ने, पहले की पार्टियों ने ध्यान नहीं दिया है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर शिक्षा की जो व्यवस्था है बहुत ही जर्जर है। आज तक यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज नहीं होने की वजह से हमारे गांव के, हमारे इलाके की बेटियों को बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करना होता है। अगर यहाँ पर डिग्री कॉलेज हो तो इन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपके बगल में यहाँ पर बैरगिनिया में डिग्री कॉलेज है, प्रिया रानी डिग्री कॉलेज है, 2-3 डिग्री कॉलेज है, 2 डिग्री कॉलेज है मुझे जहां तक ध्यान है। लेकिन ढाका में आज तक एक डिग्री कॉलेज नहीं है। एक वित्त रहित कॉलेज है, उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। स्कूल का जहां तक सवाल है, जिस ढाका हाई स्कूल में पढ़कर लोग बड़े बड़े डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और यहां तक कि आईएएस तक हुए हैं, उस ढाका हाई स्कूल में आज बच्चे जाते तक नहीं है अपना अटेंडेंस लगाने के लिए। तो ये हालत है यहाँ की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन गई है तो एक्सरे नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है, वहां पर दवाइयां नहीं है, पैथोलॉजी की सुविधाएं नहीं है। तो ये इतनी सारी समस्याएं। बस स्टैंड का एक बड़ा मसला है। बस स्टैंड ढाका में आज तक नहीं है। नली गली की अगर समस्या देखे, सड़कों की अगर हालत देखे तो बहुत ज्यादा खराब है। तो इतनी तरह की समस्या है कि एक दिन में ये ठीक नहीं किया जा सकता। अगर ये लोग ठीक कर दिए होते तो आज एलवी प्रसाद को प्रत्याशी के तौर पर ढाका में नहीं उतारा जाता। और दूसरी बात यह है कि ढाका के जो पहले के जो नेता रहे हैं उनमें और एलवी प्रसाद में बहुत फर्क है। एलवी प्रसाद एक शिक्षित व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, पेशे से डॉक्टर है। तो उन बातों को विधानसभा में, जो ढाका की समस्या है, विधानसभा में, सदन में ज्यादा मजबूती के साथ उठा सकते हैं पहले के नेताओं की तुलना में। लास्ट सवाल है मेरा कि जो आपके जनसुराज के वरिष्ठ नेता है और आपके प्रशांत किशोर जी, उन पे बार बार एलिगेशन लगाया जाता है विपक्षी की तरफ से वो बिजनेस करना है और बिहार में ये विधानसभा चुनाव में बिजनेस करेंगे फिर वो चल देंगे। क्या कहेंगे आप इस? देखिए, जब हम लोग 10 मई 2022 को जब हम लोग जनसुराज की शुरुआत कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों को लगा कि अरे ऐसे ही आया है, 2-4 महीने में बिहार से निपट कर चला जाएगा। तो हम लोग फिर 2 अक्टूबर 2022 से हम लोगों ने पदयात्रा शुरू की। जब पदयात्रा शुरू किया तो लोगों ने ऐसे ही कहा कि अरे 2 महीना चलेगा, 15 दिन चलेगा और चला जाएगा। तो हम लोग 2 साल पूरे बिहार की पदयात्रा किए। जब पदयात्रा कर लिए तो लोगों ने कहा अरे अब चला जाएगा। तो हम लोगों ने पार्टी का भी गठन कर लिया। जब पार्टी का गठन किया तो लोगों को कहना था कि अरे ऐसे ही कुछ करेगा थोड़ी, 2-4-10 जगह कैंडिडेट उतारेगा। तो हम लोगों ने पूरे संगठन को तैयार किया और 243 विधानसभा क्षेत्र में हम लोग प्रत्याशी भी दिए। तो पिछले 3 साल से तो हम लोग यही हैं और हम लोग चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हर जगह हमारे प्रत्याशी है। तो चुनाव में जो भी परिणाम होगा हम लोग रहेंगे बिहार में ही, प्रशांत किशोर जी रहेंगे बिहार में। और दूसरी बात जो रहा कि व्यापारी का, तो व्यापारी होना कोई बुरी बात थोड़ी है। अगर एक व्यक्ति को अपना पेट चलाना है तो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपका पेट पत्रकारिता के जरिए भरा जा रहा है। कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टरी करके अपना पेट भरता है।
आज कोई शायर है, कवि है, तो शायरी पढ़कर अपना पेट भरता है। तो पेट भरने के लिए तो कोई ना कोई रोजगार करना पड़ेगा। चलिए एक मिनट के लिए मान लीजिए प्रशांत किशोर जी व्यापारी है, तो इसमें बुराई क्या है? चोर तो नहीं है ना, डकैत तो नहीं है ना, भ्रष्टाचारी तो नहीं है ना, हत्यारे तो नहीं है ना, बलात्कारी तो नहीं है ना, बालू माफिया तो नहीं है ना। तो अगर ये सब चीज नहीं है, कोई व्यापारी है, तो अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है? चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।